ये है फॉरेस्ट किंगडम, जहाँ से पूरी दुनिया को जीवन मिलता है और दुनिया का संतुलन भी यहीं से बना रहता है। और ये है नोवा, जो जंगल गार्डियन की पोती है। अपनी शक्तियों से अनजान जंगल में जानवरों के साथ खेलती रहती है। ये चमकते जानवर इसी जंगल की ताकत से बने थे। नोवा हर दिन एक आम से बच्चे की तरह जीवन काट रही थी, लेकिन एक दिन जंगल में अचानक अंधेरा छाने लगा। जंगल की रोशनी गायब होने लगी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। नोवा ने गौर किया कि पेड़ों की रोशनी कम होते होते धीरे धीरे गायब हो रही थी। तभी पीछे से वही डियर भागते हुए आता है और नोवा उसके पीछे भागते हुए निकल पड़ती है। वो भागते ही जाती है, कहीं नहीं देखती, बस उसे अपने घर जाना था, जैसे वो कुछ जानती हो। अपने गांव पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी दादी को ढूंढा, जो जंगल गार्डियन थी, लेकिन अब बूढ़ी भी हो चुकी थी। उन्होंने पेड़ों की ताकत को कम होते हुए महसूस किया था, पर अपने बुढ़ापे की वजह से वो कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन अचानक जंगल ने उनसे भी बात करना बंद कर दिया। नोवा भी सोच में थी, ये सब क्या हो रहा है। दादी ने उसे बताया, एवररूट को बचाना होगा। नोवा ये सुनकर हैरान रह गई। एवररूट को कुछ कैसे हो सकता है? तब दादी ने उसे बताया कि एवररूट दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, जो तीनों दुनियाओं से गुजरता है। नोवा को पता था कि एवररूट फॉरेस्ट किंगडम, ओशन किंगडम और क्लाउड किंगडम के बीच से गुजरता है और पूरी दुनिया में संतुलन बनाए रखता है। बचपन में ही नोवा को बताया गया था कि वही अगली फॉरेस्ट गार्डियन बनेगी और अपना फर्ज बखूबी निभाएगी। अगली सुबह नोवा बिना किसी को बताए अपने गांव को देखती है। वो चुपचाप खड़ी रहती है। जब उसने एवररूट को छुआ तो उसकी ताकत नोवा के अंदर से गुजरने लगी, जैसे ताकत खुद पेड़ से दूर भागना चाहती हो। नोवा ने एवररूट पर चढ़ना शुरू किया। इस पेड़ की ऊंचाई आसमान तक थी और इसकी गहराई समुद्र तक जाती थी। तभी ऊपर से कुछ तेजी से नीचे गिरा। एक लड़का जो जिंदा था, लेकिन रंग रूप में बिल्कुल अलग था। उसने अपना नाम केल बताया, जो क्लाउड किंगडम का राजकुमार है। वो एवररूट की इस हालत का पता लगाने आया था। नोवा ने गौर से देखा। वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अकेली थी और दोनों की मंजिल एक ही थी। नोवा ने उसे साफ साफ कह दिया, वो पूरे रास्ते उस पर नजर रखेगी। केल ने बताया कि ऊपर ओशन किंगडम से ही इस परेशानी की शुरुआत हुई है। अगर हमें एवररूट को बचाना है तो हमें वहीं जाना होगा। नोवा कुछ देर तक चुप रही। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद नोवा ने केल की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। जब दोनों एवररूट के तने पर ऊपर चढ़ने लगे तो धीरे धीरे एक अजीब दृश्य उनके सामने आने लगा। ऊपर दूर आसमान के बीच ओशन किंगडम दिखाई देने लगा। नोवा उसे देखते ही सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ केल का चेहरा थोड़ा उतर गया था। उसने नोवा से कहा, हमें इस तरफ से आगे बढ़ना होगा। केल ने समझाया कि ओशन किंगडम में जाने का रास्ता सीधे नहीं है। उन्हें एवररूट के तने में बनी एक पुरानी दरार से होकर गुजरना होगा। दोनों ने एवररूट की शक्ति का सहारा लिया और ऊपर चढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने पानी की दुनिया में पहला कदम रखा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। नोवा के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो एक छोटे बच्चे की तरह चारों तरफ देखने लगी। उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। लेकिन तभी नोवा ने उसे रोकते हुए कहा, सावधान रहो नोवा, ये दुनिया बाकी जगहों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब जब नोवा किसी चीज को छूने की कोशिश करती, केल उसे रोक देता। वो बार बार समझाता कि यहाँ की हर चीज सुरक्षित नहीं है। कुछ देर बाद दोनों ओशन किंगडम के सैनिकों के पास पहुंचे। उन्होंने रानी से मिलने की इजाजत मांगी, लेकिन सैनिकों ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर नोवा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बस देखती ही रह गई। तभी दूसरे सैनिक आए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। उनके सामने ओशन किंगडम की रानी बैठी थी। वही इस पूरी दुनिया को चलाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम दोनों बिना इजाजत के यहाँ कैसे आ गए? इतने में अचानक कुछ अजीब होने लगा। चारों तरफ की चीजें धीरे धीरे क्रिस्टल में बदलने लगीं, लेकिन क्रिस्टल रुक नहीं रहे थे। वे और बड़े होते जा रहे थे। तभी नोवा ने कुछ शब्द बोले। उसके मुंह से अचानक एवररूट की ऊर्जा बाहर निकली। सभी क्रिस्टल गायब हो गए। रानी ये सब देख रही थी। उसने इसे एक मौका समझा।
रानी धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। रानी अचानक उनके सामने झुक गई और उसी क्षण उनके सामने कुछ विशाल प्रकट हुआ। वो क्रिस्टल से बनी हुई एक विशाल व्हेल थी। उसने अलग अलग खिड़कियों से उसकी झलक देखी। वो विशाल जीव गुस्से से नोवा को देख रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। नोवा उसके बहुत करीब आ गई। नोवा को ऐसा लगा जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर पा रही है। उसने तुरंत ये बात रानी की माँ को बताई, लेकिन वे उसकी बात समझ नहीं पाईं। तब नोवा ने सीधे रानी से कहा, लेवाइथन दर्द में है। रानी ने गुस्से में कहा, मुझे किसी भी हाल में उस लेवाइथन से छुटकारा पाना है। उसी समय नोवा ने लेवाइथन को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो राक्षस नहीं बल्कि दर्द में है। अगले ही दिन लेवाइथन फिर से समुद्र के पास दिखाई दिया। चारों तरफ डर का माहौल फैल गया। रानी ने तुरंत आदेश दिया, नोवा और केल, तुम दोनों अभी लेवाइथन के पास जाओ, इससे पहले कि वो और तबाही मचाए। नोवा ने एक बार फिर उन रहस्यमयी क्रिस्टल को ध्यान से देखा और सोचने लगी, क्या ये मेरी शक्ति से टूट पाएंगे? दोनों गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगे, जहां लेवाइथन रहता था। पानी के अंदर भी डर का साया छाया हुआ था। नीचे समुद्र की गहराई में लेवाइथन शांत पड़ा हुआ था। नोवा और केल धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। लेवाइथन ने उन्हें आते हुए देखा, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया। नोवा उसके सिर के पास गई और कुछ करने की योजना बनाने लगी। केल भी उसके साथ वहीं खड़ा रहा। नोवा ने करीब जाकर कुछ शब्द बोले। तभी उसके अंदर से एवरूट की ऊर्जा फिर से निकलने लगी और लेवाइथन को छू गई। फिर नोवा ने अपनी सारी ऊर्जा उसे देना शुरू कर दिया ताकि लेवाइथन होश में आ सके। उस ऊर्जा ने लेवाइथन को पूरी तरह ठीक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो होश में आने लगा। उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटने लगी और वो सबको देखने लगा। नोवा को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। चारों तरफ केवल रोशनी ही रोशनी थी। लेकिन कुछ ही देर में नोवा की ऊर्जा खत्म हो गई। उसने अपनी सारी शक्ति, यहाँ तक कि एवरूट की ऊर्जा भी लेवाइथन को दे दी थी। केल उसके पास आया और बोला, चलो हमें वापस चलना चाहिए। लेवाइथन को होश में लाने के बाद दोनों उसे वहीं छोड़कर जाने लगे। शायद यही सबके लिए सही था। दोनों समुद्र के रास्ते वापस ओशन किंगडम की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था। नोवा की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे रास्ता भी ठीक से याद नहीं था। भटकते भटकते उन्हें एक क्रिस्टल गुफा मिली। उस गुफा में लोग पूरी तरह जमे हुए थे। रानी ने कभी इस जगह के बारे में नहीं बताया था। नोवा अंदर जाती चली गई। गुफा बहुत लंबी थी। अंदर एक पूरा महल था जो पूरी तरह बर्फ और क्रिस्टल में जमा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। वे दोनों आगे बढ़ते गए। उन्हें इस रहस्य का कारण जानना था। नोवा रास्ते भर जमे हुए लोगों को देखती रही और सोचती रही कि इनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन बाहर से वो बस एक झूठी मुस्कान दिखा रही थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें लगने लगा कि शायद वे रास्ता भटक चुके हैं। तभी केल ने नोवा को साथ लेकर आगे बढ़ना जारी रखा और आखिरकार उसे एक नया रास्ता दिखाई दिया। रास्ते में नोवा ने केल को बताया कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। ये सुनकर केल थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कहा, हमें किसी भी तरह तुम्हारी ऊर्जा वापस लानी होगी। नोवा को थोड़ा शक हुआ, लेकिन दोनों ने अपना सफर जारी रखा। जिस गुफा से वे यहाँ आए थे, उसी गुफा में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो एक सीधा रास्ता था। नोवा और कायल धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे उस गुफा से बाहर निकल आए। खुले समुद्र में तैरते हुए अचानक नोवा की नज़र एवरूट पर पड़ी। नोवा उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे देखने लगी, जैसे वो पेड़ उसे अपनी ओर बुला रहा हो। कायल ने भी ये देखा और सोचा कि शायद नोवा को वहीं जाना चाहिए। दोनों एवरूट की ओर बढ़ने लगे। नोवा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, मानो वो पेड़ उसे पहचानता हो। जैसे ही नोवा ने उस पेड़ को छुआ, एवरूट की ऊर्जा उसके अंदर आने लगी। नोवा ने महसूस किया कि ये पेड़ उसी का एक हिस्सा है। वो उसे लड़ने की ताकत दे रहा था। उसके अंदर इतनी शक्ति भरने लगी कि कायल बस उसे देखता ही रह गया। जब कायल ने ध्यान से नोवा को देखा तो वो भी चौंक गया। नोवा का पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक आम इंसान इतनी ताकत कैसे पा सकता है। कायल ने नोवा को रोकते हुए कहा, इतनी ज्यादा शक्ति खतरनाक हो सकती है। लेकिन तभी उसने देखा कि नोवा का शरीर धीरे धीरे एक छोटे बच्चे जैसा होता जा रहा था और जैसे ही वो पेड़ से दूर होती, वो फिर से सामान्य हो जाती। दोनों कुछ देर तक यही सोचते रहे। फिर कायल ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दरार लेवाइथन की वजह से आई हो?
कायल ने पास जाकर उस दरार को ध्यान से देखा। उसे कुछ शक हुआ, लेकिन उसने अभी ये बात किसी को नहीं बताई। दरार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अगर ये बढ़ती रही तो ये तीनों दुनियाओं के लिए खतरा बन सकती थी। नोवा ने कुछ शब्द बोले, तभी वही ऊर्जा फिर से पेड़ के अंदर जाने लगी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपनी पूरी ऊर्जा वापस इस पेड़ को दे दी जाए, शायद इससे ये ठीक हो जाए। नोवा ने टूटे हुए हिस्से को अपनी ऊर्जा दी और धीरे धीरे वो हिस्सा ठीक होने लगा। नोवा के मन में एक विचार आया, क्या ये वही असली शक्ति है जिसे मेरी दादी फॉरेस्ट गार्डियन की शक्ति कहती थी? नोवा पेड़ को देखकर बोली, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तभी कायल ने कहा, आखिर तुम हो कौन? तुम इंसान नहीं हो, तुम एवररूट को कैसे ठीक कर रही हो? नोवा ने शांत होकर जवाब दिया, मैं अगली फॉरेस्ट गार्डियन हूँ, शायद इसी वजह से ये सारी शक्ति मेरे अंदर है। फिर दोनों ने एक साथ उस दरार को छुआ। अचानक पेड़ उनकी शक्ति को खींचने लगा। उन्होंने अलग अलग दरारों को एक साथ छूने की कोशिश की। तभी पेड़ दो अलग अलग रोशनियों से चमक उठा। दोनों ने फिर एवररूट की एक शाखा को छुआ। वो दो अलग अलग रंगों की रोशनी से चमकने लगी और पेड़ ठीक होना शुरू हो गया। इस बार नोवा ने उसे छूते हुए कुछ शब्द भी बोले। रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई और अगले ही पल पेड़ पूरी तरह ठीक हो गया। दोनों बेहद हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। नोवा अपने हाथों को देखती रही और मन ही मन इन सब बातों के बारे में सोचती रही। तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई दी। वो दोनों को अपने साथ ले गई। जलपरी ने नोवा को एक चमकता हुआ रत्न दिया। उसने कहा, ये हार्ट ऑफ ओशन है। ये क्रिस्टल एवररूट को फिर से पूरी तरह ठीक करने में तुम्हारी मदद करेगा। नोवा ने वो क्रिस्टल ले लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जलपरी को धन्यवाद कहा। फिर दोनों ऊपर की ओर तैरने लगे। जलपरी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया और एक छोटा रास्ता भी बताया। कुछ ही देर में वे उस जगह के बहुत करीब पहुंच गए। अगले ही पल वे पेड़ की एक शाखा पर बाहर बैठे हुए थे, थके हुए और चुप। नोवा ने सोचा, आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसने सामने देखा और वो चौंक गई। नोवा ने कायल से पूछा, ये सब क्या है और यहाँ ये सब कैसे हुआ? कायल ने धीरे से कहा, मुझे भी कुछ नहीं पता। कायल नीचे बैठ गया। उसकी सारी ऊर्जा एवररूट में चली गई थी। वो बहुत थक चुका था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था और ऐसा लग रहा था कि असली खतरा अभी शुरू होने वाला है। दोनों फिर खड़े हुए और आगे बढ़ने लगे। हवा बहुत तेज चल रही थी। मौसम खराब था। दोनों एवररूट पर चढ़ते जा रहे थे। चढ़ाई बहुत कठिन थी, हवा तेज थी और रास्ता फिसलन भरा। काफी देर की मेहनत के बाद वे आखिरकार ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही नोवा ने चारों ओर देखा। उसी समय नोवा ने महसूस किया कि एवररूट की ऊर्जा अचानक कम होती जा रही है। ये बात उसे अंदर से बेचैन करने लगी। दोनों किसी तरह क्लाउड किंगडम की जमीन पर उतरे और आगे का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन चारों ओर धुंध इतनी घनी थी कि रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नोवा और कायल अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। लेकिन कुछ देर बाद दोनों फिर उसी जगह पर पहुंच गए। रास्ते में चलते हुए नोवा की नज़र कुछ लोगों पर पड़ी। वे सब क्रिस्टल में जमे हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें ऐसे और भी लोग दिखाई दिए। नोवा पूरे रास्ते उन्हीं के बारे में सोचती रही। आखिरकार वे एक टूटे हुए महल के पास पहुंचे। शायद यहीं उनके सवालों का जवाब छिपा था। कायल का चेहरा उतरा चुका था। महल के पीछे वे एक कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां गहरा अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। तभी नोवा ने एवररूट से बात करने की कोशिश की। उसने अपने मन में पूछा, ये सब किसने किया? अचानक उसके मन में एक शब्द गूंजा, सोरात, और अंधेरे में रोशनी फैलाने लगी। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी भारी चीज के चलने की आहट सुनाई दी। दोनों समझ चुके थे कि उनके पीछे कोई बहुत खतरनाक चीज खड़ी है। वो था सोरात, क्लाउड किंगडम का वही राजा जिसे कभी एवररूट ने इसी दुनिया में कैद कर दिया था। सोरात ने नोवा की ओर देखते हुए कहा, तुम एवररूट की शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे इस कैद से आज़ाद कर सकती हो। नोवा ने एवररूट की ऊर्जा को अपने अंदर खींचना शुरू किया। वो ऊर्जा बहुत अलग थी, जैसे किसी देवता की शक्ति हो। धीरे धीरे नोवा का पूरा शरीर उस ऊर्जा से चमकने लगा। ये देखकर सोरात भी चौंक गया। अगले ही पल नोवा का रूप बदलने लगा। वो फॉरेस्ट गार्डियन के असली रूप में आ चुकी थी।
उसके पास अब इतनी शक्ति थी कि वो सभी लोगों को उस क्रिस्टल की कैद से आज़ाद कर सके। मैंने तुम्हें यहाँ धोखे से बुलाया था ताकि तुम मेरी मदद कर सको और मेरे लोगों को बचा सको। नोवा ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी शक्ति से लोगों को आज़ाद करती रही। तभी एक लड़की क्रिस्टल से बाहर निकली। कायल उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वे उसकी बड़ी बहन थी। कुछ देर बाद एक और क्रिस्टल टूटा और उसमें से एक और लड़की बाहर आई। वे कायल की छोटी बहन थी। उधर नोवा लगातार बाकी लोगों को भी आज़ाद करती रही। किंगडम के लोग एक एक करके बाहर आने लगे। उसी समय एवरूट की शक्ति ने पूरे किंगडम को फिर से बदलना शुरू कर दिया। टूटी हुई इमारतें फिर से बनने लगीं। तभी नोवा को अपने मन में एवरूट की आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद। ये सुनते ही नोवा की आंखों से आंसू बहने लगे। एवरूट की विशाल शक्ति ने आसमान में छाए घने काले बादलों को भी हटा दिया। पूरा आसमान साफ हो गया। नोवा ने सबको बताया, एवरूट अब बहुत खुश है और वो जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कायल अपनी दोनों बहनों के पास गया। उसने उनका हाल पूछा और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी बहनों ने अपने भाई को गले लगाया और सब कुछ ठीक कर देने के लिए उसे धन्यवाद कहा। कायल के चेहरे पर आखिरकार सच्ची खुशी लौट आई थी। दोनों ने तय किया कि वे एक बार फिर ओशन किंगडम जाकर देखेंगे कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। क्लाउड किंगडम के आखिरी छोर पर खड़े होकर वे नीचे फैले विशाल समुद्र को देख रहे थे। अचानक नोवा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी, लेकिन उसी पल कायल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वे वहीं बैठ गए और आखिरी बार क्लाउड किंगडम की खूबसूरती को देखने लगे। कुछ देर बाद वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। आखिरकार दोनों समुद्र के पानी में उतरे और बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगे। तभी नोवा की नज़र एवररूट पर पड़ी। उसने देखा कि एवररूट की ऊर्जा कहीं कहीं से लीक हो रही थी। तभी अचानक वहां वही जलपरी आ गई। नोवा ने उसे अब तक की पूरी कहानी बता दी। जलपरी ने सब सुना और फिर उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। तीनों आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एवररूट का एक टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। उसी समय नोवा के हाथ में रखा ऑर्ब चमकने लगा। नोवा ने ध्यान से उसे देखा और महसूस किया कि उसके अंदर की शक्ति एवररूट को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो पास पहुंची, ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ऊर्जा साझा कर रहे हों। अचानक ही एक चमकदार रोशनी हुई और वे टेलीपोर्ट होकर एवररूट के सबसे बड़े टूटे हुए हिस्से के पास पहुंच गए। जब जब नोवा ऑर्ब को आगे बढ़ाती, उसके अंदर की शक्ति पेड़ की ऊर्जा से मिलकर चमकने लगती। कई बार जब ऑर्ब को अलग अलग जगह छुआ गया तो उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तभी अचानक उनके पास लेवाइथन के छोटे छोटे बच्चे आ गए। वे उस ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। उसी समय जलपरी ने नोवा को एक और चीज़ दी। वो था जेम हार्ट। जलपरी ने कहा, ये जेम हार्ट समुद्र की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। तुम्हें इसे समुद्र की गहराई में उसके असली स्थान तक पहुंचाना होगा। कायल ने तुरंत चेतावनी दी, वो जगह डार्क जोन है, वहां जाना बहुत मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। दोनों किसी तरह उस बड़ी दरार के अंदर घुस गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, कायल को अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह हमें यहाँ से भागने के लिए कह रही हो। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, इसके अंदर जाना शायद हमारा आखिरी फैसला भी बन सकता है। लेकिन नोवा बिना डरे आगे बढ़ गई। कायल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंदर पहुंचकर नोवा ने देखा कि एक गहरा अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा है। वो उसे ध्यान से देखने लगी और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने ही वाली थी। तभी अचानक उस पर हमला हो गया। किसी तरह वो खुद को बचाकर वापस कायल के पास आ गई। कायल ने तुरंत उसे रोक लिया। आगे बढ़ते हुए वो रास्ते की रुकावटें हटाता रहा और नोवा की रक्षा करता रहा। आखिरकार दोनों ने मिलकर जेम हार्ट को उस अंधेरे के अंदर रख दिया। जैसे ही जेम हार्ट अंदर गया, एक भयानक डार्क एनर्जी बाहर निकली। कुछ पल के लिए सब कुछ हिल गया, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसी समय नोवा और कायल के हाथों से एवररूट की ऊर्जा निकलनी शुरू हो गई और वो ऊर्जा लगातार बाहर बहती चली गई। अब उनके हाथ ऊर्जा के स्रोत बन चुके थे।
एवररूट ने अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा को तीनों किंगडम, फॉरेस्ट, ओशन और क्लाउड में फैलाना शुरू कर दिया। चारों ओर चमकती हुई ऊर्जा दिखाई दे रही थी। सब कुछ फिर से संतुलन में आने लगा। इसके बाद दोनों धीरे धीरे समुद्र से दूर वापस लौटने लगे। चारों ओर ऊर्जा फैली हुई थी और वो उनकी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी। समुद्र से बाहर निकलते ही नोवा ने कहा, अब मुझे घर वापस जाना है। कायल चुपचाप उसे देखता रहा। दोनों थोड़ी देर के लिए बैठ गए और आराम करने लगे। वे आगे क्या करना है इस बारे में आपस में बात करने लगे। तभी कायल ने कहा, मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी। इतने में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज समुद्र के नीचे से आ रही थी। आवाज सुनते ही दोनों तुरंत पानी के नीचे एवररूट की ओर बढ़ने लगे। उन्हें उस आवाज का कारण जानना था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जीव भटक रहा था। वो एक लेसियन था जो पानी में रास्ता भटक चुका था। नोवा ने उसे अपने साथ ले लिया। नोवा ने कहा, लेसियन हमेशा एवररूट के आसपास ही रहते हैं। तभी उनकी नज़र एक दरार पर पड़ी। शायद वही रास्ता था जिससे लेसियन बाहर आया था। ये जानने के लिए तीनों खोज पर निकल पड़े। वे एवररूट के घने जंगलों की ओर बढ़े, जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था। कुछ दूर जाने के बाद दोनों अचानक रुक गए। जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे आगे बढ़ते गए। रास्ता लंबा था, लेकिन सच्चाई जानना उनका सबसे बड़ा मकसद था। आखिरकार वे एक अनजान और अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां एक अजीब सा ब्लैक होल बना हुआ था, जिसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी। नोवा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस ब्लैक होल के अंदर थोड़ी ऊर्जा भेजी। अचानक उन्हें एहसास हुआ, वो एक श्रापित आत्मा थी। नोवा तुरंत केएल के पास भागकर आई। नोवा ने देखा कि वो श्रापित आत्मा जहां भी छूती थी, वहां से बाहर निकलने का नया रास्ता बनाने लगती थी। तभी केएल दौड़कर आया और उसने अपने जैकेट से उस दरार को ढक दिया ताकि आत्मा बाहर ना निकल सके। तभी नोवा को कुछ एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखा, वो ऊर्जा जानी पहचानी थी। शायद इसी वजह से आत्मा उनसे दूर भागने लगी। दोनों बस खड़े होकर उस आत्मा का उग्र रूप देख रहे थे। दरार धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। नोवा ने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस दरार को भरने लगी। कुछ ही देर में दरार पूरी तरह सील हो गई। अब एवररूट सुरक्षित था। केएल ने आगे बढ़कर नोवा का हाथ थाम लिया। दोनों जानते थे कि इस पूरे सफर में एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। धीरे धीरे जंगल के लोग भी वापस आने लगे, लेकिन केएल के मन में अब भी कुछ चल रहा था। वो नोवा को कुछ बताना चाहता था। उसी समय जंगल गुरु ने नोवा को चेतावनी दी, बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, तुम्हें तैयार रहना होगा। कायल अपने लोगों के बारे में सोच रहा था। उसे अपने किंगडम के लोग बार बार याद आ रहे थे। दूसरी तरफ केएल को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि कोई बहुत जरूरी इंसान उसका इंतजार कर रहा है। केएल ने ये बात नोवा को बताई। नोवा कुछ देर तक सोच में पड़ गई, लेकिन वो जानती थी कि केएल के लिए ये जरूरी है। आखिरकार उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। नोवा को बुरा न लगे, इसलिए केएल थोड़ा झगड़ा करके वहां से चला गया। अब वो फॉरेस्ट किंगडम के रास्तों से अकेले गुजर रहा था, उसी रास्ते से जहां कभी वो और नोवा साथ आए थे। उसी समय लेसियन किंग ने नोवा को आगे बढ़ने के लिए समझाया। नोवा ने एवररूट से बात की। एवररूट ने उससे उसका ऑर्ब वापस मांगा। नोवा ने सम्मान के साथ ऑर्ब को एवररूट के सामने रख दिया, जैसे वो उसकी अमानत हो। उधर केएल अकेले जंगलों के बीच से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। कायल समुद्र के रास्ते अपने घर लौट रहा था। समुद्र शांत था। समुद्र के पास पहुंचकर वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने आखिरी बार एवररूट की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर वो आगे बढ़ गया। ओशन किंगडम अब उसे शांत और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ नोवा एक फॉरेस्ट गार्डियन के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही थी। वो जंगल के हर पेड़ की देखभाल कर रही थी। वो जानवरों के अंगों को अपनी शक्ति से और भी स्वस्थ बना देती और पूरे जंगल का ध्यान रखती। कभी कभी वो सोचती, केएल क्या कर रहा होगा? क्या वो सुरक्षित घर पहुंच गया होगा? उधर केएल आखिरकार क्लाउड किंगडम के पास पहुंच चुका था।
वो एवररूट पर चढ़ते हुए आगे बढ़ता गया, जब तक कि क्लाउड किंगडम उसके सामने दिखाई नहीं देने लगा। घर सामने था। वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागा। उसने देखा कि जो लोग कभी क्रिस्टल में जमे हुए थे, अब वे सब खुशी से बातें कर रहे थे। किंगडम फिर से पहले जैसा हो चुका था। केएल अपनी मंगेतर के पास पहुंचा, जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी। केएल ने उसे बताया कि कैसे उसने अकेले ही लोगों को बचाया और एक हीरो बन गया, लेकिन उसकी मंगेतर मुस्कुराई और बोली, तुम अब झूठ बोलना भी सीख गए हो केएल, मैं सब जानती हूँ। दोनों साथ खड़े होकर क्लाउड किंगडम के खूबसूरत नज़ारों को देख रहे थे। उनकी दोस्ती और रिश्ता पहले से और गहरा हो रहा था। केएल बार बार वही पुरानी चिट्ठी पढ़ रहा था, जो उसकी मंगेतर ने उसे कभी दी थी। कुछ पल के लिए उसने नोवा के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने उस सोच को पीछे छोड़ दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उधर दूसरी ओर नोवा अपनी आम जिंदगी में वापस लौट चुकी थी। अब वो फिर से जंगल में रह रही थी। सब कुछ जीवन से भरा हुआ था। नोवा ये सब देखकर बहुत खुश थी। और अगले ही पल एक विशाल मीटियोरॉइड जंगल में आकर गिर पड़ा। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। वो तुरंत एवररूट की ओर भागी, क्योंकि वही जगह थी जहां से सबसे पहले धमाका सुनाई दिया था। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा मीटियोरॉइड सीधे एवररूट पर आकर गिरा था। नोवा एवररूट के विशाल तने पर चढ़ने लगी, ताकि वो पास जाकर कुछ कर सके और उस मीटियोरॉइड को पेड़ से अलग कर सके। लेकिन समस्या ये थी कि एवररूट की ऊर्जा भी धीरे धीरे कम पड़ने लगी थी। नोवा बार बार कोशिश करती रही, लेकिन मीटियोरॉइड जरा सा भी नहीं हिला। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मीटियोरॉइड उसकी शक्तियों को ही खींच रहा है। अब नोवा खुद कमजोर पड़ने लगी थी। नोवा ने अपनी गार्डियन शक्ति का हर अंश उस मीटियोरॉइड के अंदर भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो अंदर से ही फट जाए। धीरे धीरे उसकी हर ऊर्जा की बूंद उस मीटियोरॉइड में समाने लगी। कुछ देर बाद नोवा को समझ में आया, ये मीटियोरॉइड अब बदल रहा था। अब वो सिर्फ एक बुरी शक्ति नहीं रहा था। नोवा समझ गई कि अगर ये एवररूट से जुड़ गया तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका तरीका काम कर गया था। लेकिन एवररूट के तने में एक गहरी जगह बन गई थी। नोवा ने तुरंत अपनी गार्डियन शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस जगह को भरने लगी। धीरे धीरे वो एवररूट को पूरी तरह से ठीक करने लगी। एवररूट ने भी उसकी मदद की, और जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो एवररूट ने खुश होकर नोवा को उसकी शक्ति वापस लौटा दी। उसी समय पूरे जंगल में एक अद्भुत बदलाव होने लगा। हर तरफ हरियाली फैलने लगी। पेड़ों पर नए पत्ते उगाए। कुछ ही देर में जंगल के लोग भी वहां आ गए। उन्होंने फिर से नोवा को धन्यवाद कहा। वे सभी उस पर गर्व कर रहे थे। नोवा मुस्कुराई। उसने एवररूट की ओर देखा और दिल से उसका धन्यवाद किया। अब वो फिर से अपने कर्तव्य में लग गई। जंगल गार्डियन बनकर वो पूरे जंगल की रक्षा करने लगी। वो हर जानवर से प्यार करती। एवररूट की निगरानी करना अब उसका सबसे बड़ा धर्म बन चुका था, और वो आगे भी हमेशा जंगल और उसके जीवों की रक्षा करती रहेगी। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और जादुई कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नोवा भी यही कह रही है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हम फिर से मिल सकें। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर लिखें। हो सकता है अगले वीडियो में हम आपका नाम भी लें।